अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और हेडलाइंस के बाद इस वक्त की 6 बड़ी खबरों पर नजर, जिन पर हमारी नजर रहेगी। निगम मंडलों और प्राधिकरण की दूसरी लिस्ट तैयार है, बताएंगे इसको लेकर बड़ी खबर। तो कोरोना से जंग के हालात की भी पूरी अपडेट आपको देंगे। तो बारिश कहां कहां आफत बन रही है ये भी आपको दिखाएंगे। कोरोना में पढ़ाई का नया इंतजाम, तो शराब के शौकीनों को भी अलर्ट करेंगे कि कहां शराब पीना उनके लिए भारी पड़ सकता है। वहीं इस बार की जन्माष्टमी कैसे बाकी सालों से अलग होगी ये भी बताएंगे। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी ने खुद इसकी जानकारी दी है। तो पूर्व राष्ट्रपति ने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी देशवासियों को दी है कि वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं और देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इस बात की जानकारी खुद उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए दी है। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शंकर, कैसे ये जानकारी तो ठीक है, प्रणब मुखर्जी ने अपने ट्वीट के जरिए दी कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, क्या वजह रही, कैसे और किसके संपर्क में वो आए जिसके बाद वो संक्रमित हो गए? देखिए, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में जिस तरह से बकायदा कोरोना संक्रमित होने की जानकारी मिली है, इस मामले में उन्होंने खुद से इस मामले पर ट्वीट किया और इस मामले पर तमाम उन लोगों को सचेत किया है जो पिछले एक सप्ताह के अंदर में उनसे मुलाकात किए थे। देखिए, प्रणब मुखर्जी का अगर की बात करें तो वो अक्सर तमाम लोगों से मिलते रहते हैं। उनका जो एक काफी वरिष्ठ नेता रहे हैं, तो इस लिहाज से वो अभी भी वो आपके लोगों से रोजाना मिल रहे थे और पूर्व राष्ट्रपति होने के नाते वो लगातार लोगों से जब मिल रहे थे, इसी दौरान वो संक्रमित हुए हैं। लेकिन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो वरिष्ठ डॉक्टरों का जो पैनल है वो लगातार उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं, उस पर नजर बनाए हुए हैं। और जो इस मामले पर उन्होंने तमाम उन लोगों से रिक्वेस्ट किया है जो पिछले एक सप्ताह के अंदर से उनसे मुलाकात किए थे। राष्ट्रपति जहाँ पे ये अब रह रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति, अब उनसे घर के आसपास के जो सदस्य हैं या आसपास में जो लोग जो उनसे मिले थे, उनका भी कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। खास तौर पर इनकी जो पुत्री है उनका भी कोरोना टेस्ट होगा। इसके साथ ही इनके घर में बिल्कुल न केवल परिवार के लोग होंगे बल्कि जो कर्मचारी होंगे सभी का सैंपल लिया जाएगा और तस्वीर बहुत हद तक साफ होगी कि और भी लोग हैं क्या संक्रमित। बहुत शुक्रिया शंकर आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, खबर रायपुर से। जहां निगम मंडलों की सूची को लेकर बड़ी खबर है। अरपा और इंद्रावती प्राधिकरण में 6 विधायकों को मौका मिलेगा। दूसरी सूची में 10 से 12 विधायकों को भी जगह मिल सकती है। अरपा और इंद्रावती विकास प्राधिकरण में 3-3 विधायक एडजस्ट हो सकते हैं। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड और मंडी बोर्ड में 2-2 विधायक एडजस्ट किए जा सकते हैं, जबकि आला कमान की हरी झंडी के बाद घोषणा की जाएगी। तो निगम मंडलों की दूसरी सूची आनी है। दूसरी सूची इससे पहले हमने पीएल पुनिया को सुना था कि लगभग सूची फाइनल हो चुकी है और केंद्रीय आला कमान की मोहर लगने के बाद यह सूची भी जारी हो जाएगी। लेकिन इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर है, अरपा और इंद्रावती प्राधिकरण में 6 विधायकों को मौका मिलेगा। इसके अलावा दूसरी सूची में 10 से 12 विधायकों को भी जगह मिल सकती है। साथ ही अरपा और इंद्रावती विकास प्राधिकरण में 3-3 विधायक एडजस्ट किए जा सकते हैं। वहीं हाउसिंग बोर्ड और मंडी बोर्ड में भी 2-2 विधायक एडजस्ट किए जा सकते हैं। आला कमान की हरी झंडी के बाद घोषणा की जाएगी। हालांकि इस बार की सूची लंबी हो सकती है, बड़ी सूची हो सकती है। अवधेश मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अवधेश, विधायक एडजस्ट किए जाएंगे, 2 जगह जिक्र किया जा रहा है। एक तो हाउसिंग बोर्ड और मंडी बोर्ड में विधायक एडजस्ट होंगे। इसके अलावा अरपा और इंद्रावती विकास प्राधिकरण में भी विधायकों को एडजस्ट किया जाएगा। इस बार यह भी कहा जा रहा है कि सूची वाकई में बड़ी होगी, लंबी होगी। कब तक ये सूची आएगी और ऐसे कौन कौन से प्राधिकरण हैं जहां पर एडजस्ट करने की तैयारी है विधायकों को या फिर कांग्रेस के दूसरे नेताओं को? अवधेश। बिल्कुल, देखिए, निगम मंडल की जो दूसरी सूची है, जो संभावित सबसे ज्यादा इंतजार वाली सूची होगी, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि तकरीबन 200 के करीब इसमें नाम शामिल होंगे। संचालक मंडल के सदस्यों से लेकर उपाध्यक्ष से लेकर बॉडी में कार्यकारिणी के जो लोग होंगे सबकी घोषणा की जाएगी। लेकिन सबसे अहम ये कि विधायकों को जो एडजस्ट किया जाएगा, ये एक बड़ी हलचल है कि क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में सियासी समीकरण बदला, उस तमाम चीजों के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में आनन फानन में विधायकों को एडजस्ट करने की परंपरा शुरू हो गई। अब ये कयास
कयास लगाए जा रहे कि अरपा प्राधिकरण और महानदी प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसके अलावा भी मंडी बोर्ड जैसे बड़े जो निगम मंडल बचे हुए, CSIDC बचा हुआ है, तो ऐसे बड़े जगहों पे विधायकों को एडजस्ट किया जाएगा। तो मतलब साफ है कि संगठन के नेताओं को मायूसी हाथ लगेगी, क्योंकि जहां पे विधायक बैठेंगे संगठन के नेताओं को दूरी बनानी होगी। तो ऐसे में संगठन के नेताओं के लिए बड़ी परीक्षा है, क्योंकि ये तमाम वो लोग हैं जो 15 सालों तक कांग्रेस को सत्तासीन करने में जिन्होंने संघर्ष किया, अब जब जो विधायक बन चुके हैं उन्हें ही अगर उपकृत किया जाएगा तो सवाल यह है कि आखिरकार संगठन के लिए काम करने वाले नेताओं को एडजस्ट कहां किया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री निवास में जो आलाकमान की बैठक हुई, आलाकमान की ओर से जब PL पुनिया आए थे उनके साथ जो बैठक हुई, तो इनमें तमाम गुण दोष पे चर्चा की गई, तमाम पहलुओं पे विचार विमर्श किया गया। पुनिया ने लिस्ट तैयार करके वो दिल्ली जा चुके हैं। अब संभवतः 1-2 दिन के इंतजार के बाद लिस्ट जारी होगी, तब उस वक्त पता चलेगा कि विधायकों पे मेहरबानी होती है या फिर संगठन के लिए काम करने वाले नेताओं को तहरीर दी जाती है, उन्हें महत्व दिया जाता है। इन तमाम चीजों के लिए थोड़ा सा और 1-2 दिन का इंतजार प्रशांत सबको करना होगा। बिल्कुल, ये वाकई में महत्वपूर्ण है कि विधायकों को ही अगर उपकृत कर दिया जाता तो बाकी संगठन में जो और लोग हैं पार्टी के, उनका क्या होगा, जिन्होंने 15 साल कांग्रेस के लिए संघर्ष किया है छत्तीसगढ़ में। रहिएगा अवधेश, आगे भी आपसे बात करेंगे अगली खबर पर। और इस वक्त एक और अहम खबर रायपुर से। RSS प्रमुख का छत्तीसगढ़ दौरा, 15 अगस्त को 2 दिवसीय दौरे पर मोहन भागवत छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। 2 दिनों में संघ के स्वयंसेवकों से मुलाकात भी करेंगे मोहन भागवत। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करने वाले हैं RSS प्रमुख मोहन भागवत। अवधेश हमारे साथ इस खबर पर भी बने हुए हैं। अवधेश, मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे और कई बड़े बदलाव उन्होंने संघ के अंदर ही किए, जो पदभार था उनका बदलाव किया। ऐसा ही कुछ छत्तीसगढ़ में भी होगा क्या संघ के अंदर? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की बीजेपी की राजनीति संघ केंद्रित राजनीति पहले ही दिन से मानी जाती है। चाहे 2000 में राज्य बनने के बाद प्रथम बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति हो या फिर तब से लेके अब तक 15 सालों तक जब बीजेपी सत्ता में रही, उस वक्त संघ की जो कार्यप्रणाली थी उन तमाम चीजों को लेके बीजेपी केंद्रित, बीजेपी फोकस रहा। लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ कि 15 सालों के सत्तासीन होने के बाद जो है बीजेपी विपक्ष में आ गई, वो भी महज 14 सीटों के साथ। तो ऐसे में बीजेपी के संघ के जरिए बीजेपी की जो जमीन तलाशी का जो काम है उन तमाम चीजों को लेकर चर्चा करने के लिए मोहन भागवत आ रहे। सबसे बड़ी बात यह कि राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का जब निर्माण हो गया, भूमि पूजन जब हो गया, तो इसके बाद देश भर में जो माहौल है उस माहौल को कम से कम ऐसे राज्यों में केंद्रित किया जाए जहां पे बीजेपी या तो सत्ता के दहलीज पे खड़ी हो। दहलीज का मतलब यह कि मध्य प्रदेश में जब मोहन भागवत का दौरा हुआ उस वक्त बीजेपी कांग्रेस को बेदखल करके सत्ता में पहुंची थी और यहां पे कांग्रेस और बीजेपी जो है विपक्ष में बैठी है। तो ऐसे ऐसे राज्यों में फोकस करके जो दौरे किए जा रहे हैं, तो संभवतः कहा जा सकता है कि आगामी दिनों में जो बीजेपी के लिए राह को जो आसान करना है, संघ अपनी गतिविधियों से, संघ अपने कार्यप्रणाली से जो बीजेपी को फ्रंट फुट पे लाने वाली है, इन तमाम चीजों के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। जो कार्यक्रम अब तक बताए जा रहे, जो जानकारी निकल के आ रही है कि स्वयं सेवकों से वो मुलाकात करेंगे, मतलब ये कि बीजेपी के गुण दोष पे चर्चा करेंगे, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे और कहां पे क्या कुछ कमी बेसी है संघ के कार्यप्रणाली से लेके बीजेपी के कार्यप्रणाली से, तमाम चीजों पे 2 दिनों तक लंबी बातचीत होगी। उसके बाद संभवतः बीजेपी कुछ बदली हुई नजर आए, संघ की कार्यप्रणाली छत्तीसगढ़ में कुछ बदली हुई नजर आए और उसके बाद आगे की जो राजनीति है, जो रणनीति है, वो तय हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि बहुत कुछ बीजेपी के मद्देनजर भी इस RSS की बैठक में होने वाला है। अब 2 दिनों का ये दौरा है RSS प्रमुख मोहन भागवत का। अब देखना होगा कि क्या कुछ बैठकें, क्या मीटिंगें होती हैं इस दौरान। शुक्रिया अवधेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब खबर सुकमा से, जहां नक्सली कैंप ध्वस्त किया गया। DRG और STF ने कार्रवाई करते हुए नक्सली कैंप ध्वस्त कर दिया है। मौके से टेंट, पिट्ठू, ID स्विच और अन्य सामान भी बरामद किया गया। भेजी थाना क्षेत्र के गोमपाड़ के जंगल से यह सभी सामान बरामद हुआ है। पुलिस को देखकर मौके से भागने में नक्सली सफल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर सुकमा से है। DRG और STF ने कार्रवाई करते हुए नक्सली कैंप को ध्वस्त कर दिया। मौके से टेंट, पिट्ठू, ID स्विच और अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। अगली खबर का रुख करें जगदलपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर है, कोरोना पॉजिटिव युवक की मौत के बाद विवाद बढ़ा है। पंडरी पानी इलाके में शव दफनाने को लेकर यह हंगामा है। ग्रामीणों और प्रशासन के बीच विवाद बढ़ गया। शव को दफनाने के लिए कब्र खोद दी गई थी। ग्रामीणों के विरोध के कारण
डेड बॉडी को वापस मॉर्चुरी लाया गया है। 3 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव युवक की मौत हुई थी और इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में युवक की मौत हो गई थी और अभी तक उससे दफनाया नहीं गया और इसी को लेकर विवाद बढ़ गया। तो कोरोना पॉजिटिव युवक की मौत के बाद विवाद बढ़ गया। पंडरी पानी इलाके में शव दफनाने को लेकर हंगामा हुआ है। लेकिन लोग बताए कि यहाँ कोई कोरोना मर गया, कोरोना बीमारी आदमी मेडिकल कॉलेज में, तो यहाँ दफनाने के लिए जबरदस्ती गड्ढा खोद रहे हैं। तो बोल के हम सूचना दिए, हम विश्व आदिवासी दिवस बना रहे थे, तब पता चला तो हम लोग तब आए और यहाँ कैसे खोद रहे हैं बोल पूछे तो नहीं, कोई एक जन बीमार आदमी मर गया इसको दफनाना है। आप कैसे बिना पूछे यहाँ खोद रहे हो? नहीं, पटोरी दिखाया है। पटोरी कैसा दिखाएगा? अपना जगह को उसका है क्या? वो तो 5 साल लिए यहाँ नौकरी करता है और दिखा चला जाएगा, ऐसा हम लोग बोले यार। विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। विनोद, आखिर इतना विवाद क्यों बढ़ गया? अगर कोई पॉजिटिव है और दफनाने से आखिर क्या परेशानी थी? इन ग्रामीणों को क्या दिक्कत थी या केवल इसी बात को लेकर सवाल थे कि जो मृतक है उसकी मौत कोरोना से हुई है? देखिए प्रशांत, ये 3 दिनों से विवाद चल रहा है शव को दफनाने को लेकर के। पहले तो हम पूरा वाकया बता दें कि ये पंडरी पानी का रहने वाला युवक 25 साल का है, जो कि काफी ज्यादा गंभीर था, कोरोना पॉजिटिव हुआ था और उसके बाद उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। शनिवार को उसे भर्ती कराया गया था डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में, लेकिन रेत दार तक जो डॉक्टरों का प्रयास था उसके चलते उसे नहीं बचाया जा सका। और इसके बाद एक जो अहम समस्या थी, चूंकि जिस परिवार से वो ताल्लुक रखता है, रीति रिवाज और परंपराओं के चलते शव को दफनाया जाना है और उसी के चलते प्रशासन ने यह तय किया था कि रेड क्रॉस की 4 सदस्यीय एक टीम बनाई थी। उसके अलावा परिवार के लोग थे, यानी कुल 10 लोगों को अनुमति दी गई थी कि वो शव का अंतिम संस्कार करें और उसके लिए आइडेंटिफाई इलाका भी किया गया था। लेकिन जैसे ही वहां पर जेसीबी की मशीन पहुंची, वहां पर शव को दफनाने के लिए कब्र खोदी गई, उसके बाद से ये विवाद जो है वो क्षेत्रीय लोगों में पनपने लगा और लोगों ने साफ तौर पर यह मना कर दिया कि वहां पर कोरोना पॉजिटिव युवक को दफनाया नहीं जा सकता है। 2 दिनों तक ये विवाद चला। आज सुबह भी जब डेड बॉडी को वहां पर ले जाया गया तो विवाद जारी था, जिसके बाद आनन फानन में प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज में वापस शव को भिजवा दिया, जहां मरचुरी में रखा है। और अभी तक कोई निर्णायक भूमिका सामने नहीं आई है कि शव को कब दफनाया जाएगा, किस हालत में होगा। तो ये तमाम चीजें आ रही। दरअसल बस्तर में अब चिंता के हालात इसलिए हैं कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव निकलता है, वो ठीक हो जाता है, तो उसे गांव में जाने में दिक्कत हो रही है, उसके खिलाफ फरमान जारी कर दिया जा रहा है, या फिर जैसी परिस्थितियां पहली बार सामने आई हैं कि किसी की मौत होती है तो उसे दफनाने के लिए 2 गज जमीन भी जो है वो मयस्सर नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इन परिस्थितियों में कोरोना जैसे महामारी के समय में ये तमाम चीजों की जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डर समाया हुआ है कि अगर कोरोना पॉजिटिव युवक को दफनाया जाता है तो गांव में कोरोना फैल जाएगा। और यही वजह है, मुख्य जो डर की वजह है, और इसी वजह से ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। प्रशांत। बिल्कुल विनोद, अवेयरनेस की कमी ये यहाँ पर एक बड़ी वजह बनती हुई नजर आ रही है। इस समस्या के पीछे जो बातें आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। सीएम भूपेश बघेल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सीएम की पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। सीएम के सलाहकार का टेस्ट भी नेगेटिव आया है। सीएम की सुरक्षा में लगे कर्मियों का टेस्ट भी नेगेटिव आया है। दरअसल कोरोना को लेकर लोग अपनाएं सुरक्षात्मक उपाय, ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। और उनका और उनके परिवार का भी कोरोना टेस्ट हुआ था, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार की टेस्ट रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। सीएम की सुरक्षा में लगे जो कर्मी हैं उनका टेस्ट भी नेगेटिव आया है और मुख्यमंत्री ने कहा है, लोगों से अपील की है कि कोरोना को लेकर लोग सुरक्षात्मक उपाय अपनाएं। खबर रायपुर से। डूमरथराई थोक सब्जी मंडी में नगर निगम की टीम पहुंच गई और मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना किया गया। बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए मुनादी भी की गई। पुलिस की टीम भी यहां पर मौजूद रही इस दौरान। वहीं देवपुरी में बिना मास्क के सामान बेचने वालों पर भी कार्रवाई की गई है। तो ये तस्वीरें रायपुर की हैं। डूमरथराई थोक सब्जी मंडी में नगर निगम की टीम पहुंची और जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए थे या जो दुकानदार भी मास्क नहीं लगाए हुए थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, एक्शन लिया गया, जुर्माना भी लगाया गया और बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए मुनादी भी कराई गई।
और अगली खबर भी रायपुर से है। सामान्य सभा आयोजित करने की मांग की गई है। बीजेपी पार्षद दल ये मांग करेगी कल 12 बजे सभापति से मिलेंगे बीजेपी पार्षद। 8 महीने में एक भी सामान्य सभा निगम में आयोजित नहीं हुई है और सभापति प्रमोद दुबे को अब ज्ञापन सौंपा जाएगा बीजेपी पार्षदों के जरिए। खबर रायपुर से है। सामान्य सभा आयोजित करने की मांग की जा रही है। बीजेपी पार्षद का दल ये मांग करेगा और इसके लिए ज्ञापन भी सौंपा जाएगा मेयर को। कल दरअसल 12 बजे सभापति से बीजेपी पार्षद मिलने जा रहे हैं और ये भी बता दें कि 8 महीने में एक भी सामान्य सभा आयोजित नहीं होने का आरोप बीजेपी पार्षद लगा रहे हैं। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। और ब्रेक के बाद खबर रायपुर से है। 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला। पढ़ाने के बहाने 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया गया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खमारडीह थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है रायपुर के, जहां 9 साल की बच्ची से पढ़ाने के बहाने दुष्कर्म की वारदात अंजाम दी गई है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर रायपुर से। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। बस्तर संभाग को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की चेतावनी दी गई है बस्तर संभाग के लिए। प्रदेश के कई इलाकों में बीते 15 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और राज्य के कई इलाकों में आज भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं जताई गई हैं मौसम विभाग के जरिए। और खासतौर से बस्तर संभाग को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ के कई हिस्से में पिछले 15 घंटे से झमाझम बारिश हो रही है, जिससे कई इलाके पानी पानी हो गए हैं। और कुछ तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। धमतरी, दंतेवाड़ा, कोरबा और बालोद की ये तस्वीरें। धमतरी और बालोद में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, लिहाजा यहां कई इलाके पानी में जलमग्न हो गए हैं, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। ये 4 तस्वीरें धमतरी, दंतेवाड़ा, कोरबा, बालोद की आपके सामने हैं। और लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। और युगल तिवारी हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। युगल, प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है पिछले कुछ दिनों से और दूसरी तरफ बस्तर संभाग को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। आगे क्या कहता है मौसम विभाग? बस्तर के अलावा बाकी जगह कुछ राहत मिलेगी? जी प्रशांत, देखिए जिस तरह से अगर हम बारिश की बात करें तो बीते वर्ष अगस्त माह में 697 मिलीमीटर बारिश हुई थी। अभी जो है 676 mm बारिश हो चुकी है। मतलब 3% अभी भी डिफिशियंसी है, 3% कम बारिश हुई है। और 2 दिन पूर्व ये आंकड़ा जो है वो 6% था, तो 3% बारिश है वो कवर कर लिया है। अगर सबसे अधिक बारिश की अगर हम बात करें तो गुरूर है, जहाँ पर 230 mm बारिश हुई है। धमतरी में 205 mm है, वहाँ पर जमकर बारिश हुई है। इसी तरह बीजापुर है बस्तर में, वहां पर 115 mm बारिश दर्ज की गई है। और अंबिकापुर में है जो 68 जो है mm बारिश हुई है। आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना है और जो 3% बारिश कम है वो कवर कर लेगा, ऐसा मौसम विभाग अनुमान लगा रहा है। लेकिन जिस 15 घंटे से लगातार छत्तीसगढ़ के अनेक जिलों में बारिश हो रही है, अच्छी बारिश हो रही है, तो उससे जनजीवन है वो काफ़ी जो है अस्त व्यस्त हो गया है। और अगर हम बात करें प्रदेश के 28 जिलों में से 17 जिले ऐसे हैं जहां पर बीते वर्ष की तुलना में इस बार कम बारिश दर्ज की गई है, लेकिन 11 जिले ऐसे हैं जहां जो है भारी बारिश हुई है। तो अभी भी किसानों को इंतजार है अच्छी बारिश का। और जिस तरह से यहां पर लगातार मानसून द्रोणिका है वो डेवलप हो रहा है, तो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी बेहतर बारिश होगा। और जो बीते वर्ष की तुलना में इस बार बारिश का जो प्रतिशत है वो ठीक बात है। जहां बारिश नहीं हुई वहां इंतजार है किसानों के जरिए, चूंकि किसानों ने फसलें बोई हुई हैं और बारिश अगर नहीं होती है तो फसलें भी बर्बाद हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बालोद में बारिश के कारण पुल पर बहते धार के बीच सेल्फी और वीडियो बनाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। ये मौज मस्ती कभी कभी भारी भी पड़ जाती है, इसलिए न्यूज़ 18 लोगों से अपील करता है कि ऐसी लापरवाही करने से बचें, अपनी जान को जोखिम में ना डालें। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, छोटे छोटे बच्चे बारिश के बीच
सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये कई बार बड़ा घातक भी हो जाता है और जानलेवा भी हो जाता है, और इसलिए अपील है न्यूज़ 18 की कि ऐसी लापरवाही ना बरती जाए। बहरहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।